अब तो मेरे से होगा नहीं, मैं तो डम हूँ, मैं तो एवरेज हूँ। उसे इस विजुअलाइजेशन टेक्निक से इतना फायदा हुआ कि वो चैप्टर अच्छे से याद कर पा रहा है और एनसीईआरटी में उसको याद है कि अरे इस पेज पे ये लिखा हुआ है कि एक सर्टेन एज के जो मेल फिगर्स होते हैं उन्हीं को या तो फाइनेंस आता है या उन्हीं से हमने वो बातें सुनी है। विद चेंजिंग टाइम्स सबसे पहली बात तो विमेन फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब आप वही चीनी चावल के डब्बे में सेविंग नहीं कर सकते हो। इमेजिन कीजिए आज 12th क्लास में एक बच्चा है और वो जब कॉलेज में जाएगा, इंटर्नशिप करेगा, कहीं जॉब करेगा, उसके पास पैसा आएगा और जब नया नया पैसा आता है ना, इंसान उड़ाता है और उसको कई साल बाद जाके पता चलेगा कि यार वो पैसा मैं पैसा बनाने के लिए यूज कर सकता था। हमें स्कूल्स में फाइनेंस सिखाया ही नहीं जाता है। जब मार्क्स आते हैं बहुत अच्छा लगता है, कई बार हमें घमंड भी हो जाता है। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो आपको उस जीत की आदत बनानी चाहिए। मेक इट अ माइंडसेट, मेक इट अ रूटीन कि मैं तो जीतूंगा ही। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हार को आदत बनाते हैं और जीत को सर पे चढ़ाते हैं। अपस्किलिंग पे अभी बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आप जितना नॉलेज रखते हैं, आप जितना अपस्किल करते हैं अपने आप को, वो अब मेरे ख्याल से आने वाली दुनिया में ज़्यादा काम आएगा। नेक्स्ट 5 इयर्स का गोल क्या है? स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं आपको बहुत दिनों से चेज कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है पॉडकास्ट में आने के लिए। नहीं सर, आई थिंक मैं बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रही थी कि एक बार मेरा पॉडकास्ट आपके साथ हो एंड आई थिंक वी एंडेड अप हियर। दैट्स हाउ वी एंडेड अप हियर एक्चुअली। वैसे आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा, जब मैंने पॉडकास्ट चैनल बनाया था तभी मैंने सोच लिया था मैम को आना है और ये मेरा मैनिफेस्ट था कि एक बार मैम को, मतलब ज्ञान के देवी को बुलाना है। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू सर। बट आई थिंक जब पॉडकास्ट होता है और खास करके ऐसे चैनल पे जहाँ पे इतने सारे लर्नर्स ऑफ ऑल एजेस जुड़ते हैं, तो वो एक क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ हम जो जानते हैं हम वही शेयर नहीं करते, बट कनेक्ट करते हैं अपने जैसे लोगों के साथ में, कनेक्ट करते हैं उन लोगों के साथ में जो शायद हमें सुनने में इंटरेस्टेड होंगे। सो थैंक यू सो मच, आप ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें सबसे पहले तो, और मेरे जैसे और भी क्रिएटर्स को यहाँ पर लेकर आए हैं, उनकी आवाज़ आप बने हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच। सो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ जनता के कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सभी लोग जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी सीयूटी टीचर रहे हो आप, इंग्लिश पढ़ाते हो आप, बट अपवाद ये है कि आप फाइनेंस भी पढ़ाते हो। सो मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। सबसे शुरुआत यही करना चाहता हूँ कि इंडिया के नंबर 1 सीयूटी टीचर होने के बावजूद भी आप इंस्टा पे फाइनेंस पढ़ा रहे हो और यूट्यूब पे सीयूटी और सीबीएसई वाले बच्चों को मार्गदर्शन कर रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो, उनको पास करा रहे हो। इनफैक्ट अभी आपके रिसेंटली जो मार्क्स आए हैं 100 में से 100 मार्क्स आए हैं, राइट? जी जी। सो पहले अपवाद वाली चीज बताइए कि फाइनेंस क्यों पढ़ा रहे हो आप? तो एक्चुअली देखिए, मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है उसमें मैंने जितना भी जो भी पढ़ाया है सब कुछ पहले खुद पढ़ा है। तो पहले तो खुद फाइनेंस पढ़ रखा है और मुझे बहुत इंटरेस्ट है फाइनेंस के अंदर। दूसरा एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि फाइनेंस को हमने एक पर्टिकुलर स्पेस दे दिया था। मतलब शायद एक सर्टेन एज पे एक सर्टेन जेंडर ही फाइनेंस की बात करता है। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि ठीक है, एक सर्टेन एज के जो मेल फिगर्स होते हैं उन्हीं को या तो फाइनेंस आता है या उन्हीं से हमने वो बातें सुनी है। अब क्योंकि विद चेंजिंग टाइम्स सबसे पहली बात तो विमेन फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब आप वही चीनी चावल के डब्बे में सेविंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका पैसा वहां पैसा ही रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो एक तो मेरे दिमाग में वो चीज थी कि आई वांट टू एम्पावर विमेन बाय प्रोवाइडिंग देम द नॉलेज कि भाई तुम्हारे पास में ये पावर है, ये जो पैसा तुम यहाँ बचा रहे हो इसे कहीं इन्वेस्ट करके और पैसा बना सकते हो। पैसा औरत के लिए एक एम्पावरमेंट होता है। फिर दूसरी चीज ये भी है कि हमें स्कूल्स में फाइनेंस सिखाया ही नहीं जाता। नहीं सिखाया जाता। इमेजिन कीजिए आज 12th क्लास में एक बच्चा है और वो जब कॉलेज में जाएगा, इंटर्नशिप करेगा, कहीं जॉब करेगा, उसके पास पैसा आएगा और जब नया नया पैसा आता है ना, इंसान उड़ाता है और उसको कई साल बाद जाके पता चलेगा कि यार वो पैसा मैं पैसा बनाने के लिए यूज कर सकता था। अब वो बच्चा जब एक्चुअल जॉब पे जाता है उसे कुछ नहीं पता, उसे नहीं पता कि यार मैं कैसे वो पैसा बनाता, मैं कहाँ उसे इन्वेस्ट करता। अच्छा, इन्वेस्ट करता तो करता, पर उसके जो टैक्स वो अट्रैक्ट करता है उसे वो कैसे मैनेज करे। ना टैक्सेशन सिखाया जाता है, ना डिफरेंट फाइनेंस ऑप्शन सिखाए जाते हैं।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस फाइनेंशियल लिटरेसी को, बिकॉज मेरे साथ में मेरे बच्चे हैं जो कि 10th 11th 12th CUET के हैं, तो इस फाइनेंशियल लिटरेसी को इन दो एस्पेक्ट्स में फैलाया जाए। एक हमारा जो सेक्टर है वो है विमेन का सेक्टर और दूसरा सेक्टर है बच्चों का सेक्टर। तो इंस्टाग्राम मैंने इसीलिए यूज किया सो दैट मैं डाइवर्जन भी कर सकूं कि ठीक है बच्चे वहां पे मेरे साथ फाइनेंस सीख सकते हैं एंड एट द सेम टाइम इस फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट भी कर सकूं। क्या बात है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि आप ऑल इंडिया रैंकर्स में रहे हो। सो आप मुझे बताएं कि आपकी क्या डिग्रीज हैं और उन डिग्रीज के माध्यम से जो आपके नॉलेज आपने गेन किया है उसके माध्यम से आप लोगों को कैसे कैटर कर रहे हो। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे बच्चों को अगर कोई देख रहा है अभी तो ये बताना चाहूंगी कि डिग्रीज बहुत कुछ डिसाइड नहीं करती है, बट डिग्रीज आपके नॉलेज में वो एडिशन करती है जिससे आप वैल्यू क्रिएशन या वैल्यू एडिशन करते हो। तो आज ही मैं एक बच्चे से बात कर रही थी और वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आपने 6 7 8 डिग्री जो ले रखी है, मैम इसके बाद में यू एंडेड अप टीचिंग। तो आई वाज लाइक सी, शायद मेरे पास ऑप्शन था व्हेन आई स्टार्टेड विद बीकॉम देन CS देन LLB। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं वो कॉर्पोरेट लॉयर की जगह पे रुक जाऊं या फिर हो सकता है कि आगे जब मैंने MA किया इंग्लिश में या पॉलिटिकल साइंस में तो मैं किसी और दिशा में चली जाऊं। बट जब मैं टीचर रहती हूँ तो मेरे ख्याल से मैं ऐसे बहुत सारे और लॉयर्स क्रिएट कर सकती हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्रिएट कर सकती हूँ। तो आई थिंक टीचिंग एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है, आप तो जानते ही होंगे। तो इतना ऐसा नोबल प्रोफेशन है जो कि और प्रोफेशंस को क्रिएट करता है। तो नेचुरल सी बात है, एक टीचर को ऑलराउंडर भी बनना पड़ता है। बच्चा कोई भी सवाल अगर पूछता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं लाइबल हैं उसे वो आंसर देने के, क्योंकि ऐसे टेंडर एज में हर तरीके के सवाल उनके दिमाग में होते हैं, पॉलिटिक्स को लेकर भी होते हैं, दुनिया में जो चल रहा है उसको लेकर भी होते हैं। तो मेरा जो बैकग्राउंड है उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। द डिग्रीज जिनकी आप बात करें उसने मुझे बहुत हेल्प किया है बच्चों को ओवरऑल सपोर्ट करने में, हेल्प करने में और सिखाने में। एक कहा जाता है इंडिया में कि अगर आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए ना तो टीचर बन जाओ। ऐसे कुछ लोग कहते हैं। आज मैं वो भ्रम तोड़ना चाहता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आप 7 8 डिग्रीज जो बता रहे हो आपने क्या क्या किया वो बताओ प्लीज। हाँ सर, आपकी बात एकदम सही है। इंडिया में ही नहीं, इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा था कि मेरे कुछ फेलो टीचर्स थे तो वो लोग भी ऐसी ही बात करते हैं कि यार मैं तो ये भी नहीं कर पाया वो भी नहीं कर पाया, या फिर कोई कहता है मैं इंजीनियर हूँ, पर जैसे इंजीनियर्स के लिए भी कहा जाता है कि वो इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ कर देते हैं। तो वो भी ऐसे ही बोल रहे थे कि कुछ भी नहीं हो पाया तो मैं टीचर बन गया। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो चूज करते हैं जब उनके पास ऑप्शंस भी होते हैं कुछ करने के। मैंने ये चॉइस मेरे फादर के अगेंस्ट जाकर मैं की थी, बिकॉज माई फादर वॉज लाइक तुम्हारे अंदर जो कैलिबर है तुम उसे 5,000 की जॉब पे क्यों वेस्ट कर रहे हो। मैं जयपुर से आती हूँ और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो पहली बात तो मेरे पास में कोई ऐसी जॉब नहीं थी, और जब मैं जॉब पे गई तो मेरी पहली सैलरी थी 5,000 रुपीज। तो मेरे डैड ने बोला कि मेरे डैड का सपना था कि मैं वर्ल्ड बैंक में काम करूं फॉर सम रीजन, बिकॉज मेरे इकोनॉमिक्स में बड़े अच्छे मार्क्स आते थे। तो ही ऑल्सो वॉन्टेड कि मैं फाइनेंस में जाऊं, बट देन आई वाज लाइक डैड आई वांट टू बिकम अ टीचर। ही वाज लाइक कीप अ प्लान B, C, D विथ यू, कीप दीज प्लान्स विथ यू, कि किसी दिन आगे चल के तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं मुझे टीचर नहीं बनना है, मैं इस एम्बिशन से बोर हो गई हूँ, हो गया है मेरा, तो तुम उनमें जा सको। तो थैंक्स टू हिम कि जिसकी वजह से आई स्टार्टेड माई जर्नी विद BCom। आई वॉज डूइंग CS अलॉन्ग साइड, जिसको आपने मेंशन किया, वाज एन ऑल इंडिया रैंकर देयर। बट देन आई रियलाइज कि मेरे अंदर एक फेटिश है लॉ की, और वही चीज मैं एक्चुअली बच्चों के अंदर भी प्रमोट करती हूँ। क्या होता है इस एज के अंदर बच्चों को बोला जाता है, जो 10th 11th 12th वाली एज होती है उसमें बच्चों को बोला जाता है कि सब फिगर आउट कर लो, यू डोंट नीड टू फिगर आउट, आप जर्नी में फिगर आउट कर लेंगे। आई थॉट मैं CS करूंगी, बट देन जो जर्नी थी उस जर्नी में आई फिगर आउट नहीं मुझे लॉ भी करना है, मैंने लॉ भी किया। देन आई वाज लाइक नहीं मुझे इंग्लिश ही अच्छा लगता है, मुझे लिटरेचर ही अच्छा लगता है, एंड देन फिर मैंने उसे फॉलो किया, B.Ed, देन MA इन इंग्लिश एंड देन MA इन पॉलिटिकल साइंस। सो ये डिग्रीज जो हैं ये मुझे आज यहाँ पर लेकर आई है जहाँ मुझे रियलाइज होता है कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ टीचर। क्या ये सच है कि आप राजस्थान के एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब ग्रैंड पेरेंट आपके डिप्टी CM रहे? जी, सो मतलब थोड़ा कनेक्शन ऐसा है कि मेरे जो बड़े दादा हैं, जैसे मतलब बहुत बार ऐसे मैं जब बोलती हूँ तो लोग सोचते हैं कि यार इतना भी लोग जीते हैं क्या, बट मेरे बड़े दादा की अभी ही डेथ हुई थी 2024 में, एंड ही वाज डेप्यूटी CM। बट मेरे जो डैड हैं वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर ही रहे हैं, तो ही वर्क्स इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। उनके अलावा हमारा कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं है।
मतलब इट एंडेड विथ माई दादा। तो आपके घर में ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि आप आईएएस बनो या पीसीएस बनो? था सर, मैं जैसे बता रही हूँ कि डैड ये चाहते थे कि या तो मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाऊं या फिर मैं वर्ल्ड बैंक में जाऊं। बट वो इसीलिए था क्योंकि देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरे डैड के कुछ सिद्धांत है जिसके चलते मेरा पूरा चाइल्डहुड एक वो मिडिल क्लास फैमिली में ही गुजरा है, क्योंकि वो एक ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जो सिद्धांतवादी है। मतलब मैं हमेशा बच्चों को भी कहती हूँ कि शायद आपको ये चीज सीखनी चाहिए। अगर रेड लाइट पे कोई नहीं रुका होता तो अगर एक गाड़ी रुकी हुई होगी तो वो मेरे डैड की होगी। क्या बात एंड इट वोंट मैटर कि वहां कोई खड़ा है कि कोई नहीं खड़ा है। तो वो सिद्धांतों के चक्कर में ना तो वो कभी वहां पे उस साइड गए कि वो पॉलिटिक्स में जाए अभी तक, और ना ही कभी मैंने उस बारे में सोचा। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ये चाहिए था कि ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की और जरूरत है, तो कहीं ना कहीं मुझ में वो देखते थे। तो उन्होंने सोचा कि आप भी वो गवर्नमेंट ऑफिसर बनो, क्योंकि ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बहुत जरूरत है देश को। बट मैंने सोचा कि मैं एक अच्छी टीचर बन के ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्रिएट करूंगी। क्या बात है। तो टीचर बनने का सपना जो आपने कब देखा था? सर बचपन से ही, मतलब वैसे तो देखिए लड़कियों के पास में गेम्स ही क्या होते हैं, मतलब मेरे टाइम पे तो यही थे, घर घर खेल लेते थे। तो मैं घर घर की जगह टीचर टीचर खेलती थी। मेरी मॉम की चुन्नी पहन के, एंड आई यूज्ड टू राइट ऑन वॉल्स, और मैं अपनी सिस्टर को कैसे पढ़ाती खेलते थी। वो गेम? सर मतलब साड़ी पहन लेती थी तो वो टीचर बन गई मैं। एंड देन हमारी वॉल थी, उस वॉल पे चौक के डब्बे लाते थे पापा, आसपास के छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके, और फिर मैं उन्हें पढ़ाती थी। इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट्स भी कराती थी। आई थिंक 3rd 4th या 5th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट है पोटेटो का, जिसको आप पानी में सोक करके रखते हो एंड देन उसमें से वो स्प्राउट होता है। तो वो एक्सपेरिमेंट्स भी कराती थी। माई डैड बाद में ही लव्ड इट सो मच कि मेरे पुराने घर में अभी भी एक ऐसी वॉल है जिसपे मैंने होमवर्क डाला हुआ है, एंड उन्होंने कभी उसे व्हाइट वॉश नहीं कराया, कुछ नहीं, वो एज इट इज है। क्या बात है। सो एक चीज और, जब मार्क्स आते हैं बहुत अच्छा लगता है, कई बार हमें घमंड भी हो जाता है। कभी आपको ये नहीं लगा कि यार मैंने ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है? सर मैं आज ही कुछ बच्चों से बात कर रही थी और मैं बोल रही थी कि देखो, जिंदगी का पहला एग्जाम नहीं है और ना ही जिंदगी का आखिरी एग्जाम है क्लास 12 या फिर आगे आपके जो भी ग्रेजुएशन के एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम जो है उससे 2 ही माइंडसेट निकलते हैं। सबसे पहला, अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो आपको उस जीत की आदत बनानी चाहिए। मेक इट अ माइंडसेट, मेक इट अ रूटीन कि मैं तो जीतूंगा ही। जैसे 10th में हुआ, जब मेरे साथ मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आए थे तो मुझे लोगों ने बोला तुक्का लग गया होगा, मतलब ठीक है इतने आ जाते हैं, क्या हो गया। कितने मार्क्स से? मेरे सीजीपीए सिस्टम था, तो 10 सीजीपीए को आप किसी पर्सन, मतलब एक फॉर्मूला है उससे मल्टीप्लाई करते हो तो परसेंटेज आती है, तो इट वाज 95 अबाउ। तो वो हुआ एंड देन उसके बाद में आई वाज लाइक नहीं, मुझे इसे आदत बनाना है। एंड जब वो बनाया तो वो माइंडसेट ये हो गया कि ये तो मेरा रूटीन ही है, मेरे को ऐसे ही पढ़ना है और ये मेरी आदत होनी चाहिए। जब आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो उसे सीख बना लो कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेरा लास्ट पेपर नहीं है, अगले पेपर के अंदर जो मुझसे इस बार गलती हुई है वो मेरे को नहीं करनी है। बट वहीं पे बच्चे लैग करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हार को आदत बनाते हैं और जीत को सर पे चढ़ाते हैं। इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो हार को आदत ऐसे बनाते हैं कि हताश हो जाएंगे, अगर एक बार हार गए तो यार अब तो मेरे से होगा नहीं, मैं तो डम हूँ, मैं तो एवरेज हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि मैम मैं तो एवरेज हूँ। कोई अपने आप को एवरेज क्यों कहेगा? तो वो एक जो है वो माइंडसेट है। तो आई थिंक वो हार के साथ आता है, वो नहीं करना चाहिए, सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीत सिर्फ एक चाहिए एंड देन यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ रूटीन। क्या बात है। सो आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल है कि जो आपका स्टूडेंट रहा हो एवरेज और आपने उसको बना दिया अव्वल? सर ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, खास करके ऑफलाइन में। मतलब ऑफलाइन में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते थे जिनके पेरेंट्स आकर बोलते थे ये तो बहुत ही नालायक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। मेरा ना एक प्लेफुल स्टाइल है पढ़ाने का। मतलब यूट्यूब भी मैंने इसीलिए शुरू किया था बिकॉज मैं जब इंग्लिश पढ़ती थी ना तो वो बहुत रोबोटिक होती थी। टीचर्स आते थे, किताब खोलते थे, बताते थे भैया यू नो मे बी विलियम शेक्सपियर ने ये बोला या फिर टेड ने ये बोला, तो वो बताते थे और चले जाते थे। मैंने एक टीचर को देखा जो फुल एक्सप्रेशन के साथ पढ़ाती थी और मुझे उनसे पढ़ने में बड़ा मजा आता था। तो मैंने जब इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया तो मैंने भी वही चीज की। मैंने बोला क्यों ना बच्चों को ये पूरा चैप्टर इमेजिन करवाया जाए।
क्योंकि जब आप स्टोरी के फॉर्म में किसी चीज को बताते हो और बच्चों को उसका विजुअलाइजेशन यूज करने देते हो और वो उसको विजुअलाइज कर देता है, वो कभी नहीं भूलता। अब मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि ओवरऑल उसके क्या परसेंटेज आए होंगे या क्या नहीं, बट अभी मैं आपको ये जरूर कह सकती हूँ कि एक ऐसा बच्चा जिसको सही में ये भी नहीं पता होगा कि इज़-एम-आर कहाँ लगता है, उसे इस विजुअलाइजेशन टेक्निक से इतना फायदा हुआ कि वो चैप्टर अच्छे से याद कर पा रहा है और एनसीईआरटी में उसको याद है कि अरे इस पेज पे ये लिखा हुआ है। बिकॉज मैं खुद ये करती हूँ, जैसे प्ले होता है तो आई प्ले अलॉन्ग विद दैट, मतलब द कैरेक्टर्स, कि देखो उसने ऐसे बोला होगा, मैं मिमिक भी करके दिखा देती हूँ, मैं एक्सप्रेशंस भी देकर दिखाती हूँ, सो दैट दे अंडरस्टैंड द टोन, क्या टोन है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या टोन है, क्या मीनिंग है, कैरेक्टर की क्या फील है। बच्चों को रटा रटा के वो प्रेशराइज करने से अच्छा है उन्हें वो फील करवाया जाए। तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जो आई थिंक अब नालायक नहीं रहे हैं, एटलीस्ट इंग्लिश में तो। आपके रोल मॉडल कौन रहा है यूट्यूब जर्नी शुरू करने से पहले कि मैं भी कर सकती हूँ? सर मेरा यूट्यूब जर्नी के पीछे एक बहुत ही वियर्ड सा रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ। मतलब ऐसा रोल मॉडल तो मैं नहीं बता पाऊंगी। वैसे आपको मैंने जब आपसे पहली बार मिली थी तो मैंने आपको बताया था कि मैं कंचन मैम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आई एम अ फैन ऑफ ऑल द क्रिएटर्स जो कि अपना जी जान झोंक देते हैं लोगों को सिखाने के लिए। एंड यूट्यूब पे आप फ्री करते हो, मतलब आई नो दैट कभी कभी हम कोई एक चीज़ बच्चों को बताते हैं कि यार ठीक है ये हमारे बेटर वैल्यू एडिशन, ये हमारी बेटर वैल्यू है, आप इसको ऐसे ले सकते हो। बट यूट्यूब पे वो चीज़ करना, स्पेशली कोविड टाइम्स में, हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम। तो डेफिनेटली आप तो पूरे देश के लिए एक बहुत बढ़िया मिसाल हो। बट मेरा इतना वियर्ड केस था, मुझे ऐसा लगा कि जेई नीट वाले बच्चे, ये वाले बच्चे इंग्लिश कहाँ पूरे साल पढ़ते होंगे। तो नवंबर 2020 एग्जैक्टली नवंबर 2021 में आई वाज लाइक मैं एंड में पढ़ाती हूँ। तो मैंने नवंबर 2021 में शुरू किया जबकि टर्म 1 टर्म 2 के पेपर्स थे। तो उस वक्त से इसलिए शुरू किया कि बैक बेंचर्स को पढ़ाऊंगी। क्या बात कि पूरे साल भर जिन्होंने पढ़ा है उनसे तो हो ही जाएगा, बैक बेंचर्स को पढ़ाऊंगी। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय यूट्यूब जर्नी। थैंकफुली वो चल गया। तो आई एम श्योर अगर आप वर्ल्ड बैंक में नहीं जाते तो किसी भी कॉर्पोरेट में जाते, क्योंकि ऑल इंडिया रैंकर्स को करोड़ों में सैलरी मिलती है, बट यू चोज यूट्यूब जहाँ पे आप फ्री में पढ़ाते हो। आपको भी नहीं पता होगा कि कितना अर्निंग होगा, और इतना भी नहीं है जितना एंटरटेनमेंट वाले शो करते हैं। मेरे ख्याल से रिलेट कर पा रहे हो। यूट्यूब को ना समझना वैसे ही बहुत मुश्किल है। मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे याद है मैं किसी भी टाइम पे वीडियो डाल देती थी, रात में 2 बजे डाल देती थी, बन के तैयार हो गया डाल दिया। और मेरे पास कोई थंबनेल बनाने वाला भी नहीं था, तो मेरे थंबनेल्स वही थंबनेल्स होते थे जो यूट्यूब पिक करता था। अब मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली से समझने लगी हूँ, बट थैंकफुली मेरी ऑडियंस को वो रॉ वर्जन मेरा बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक क्रिएटर की बात होती है कि आप कौन सी नीश में हो। कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनसे यूट्यूब से पूरी लिविंग बना रहे हैं अपनी, और कुछ जो एजुकेशन सेगमेंट में है वो ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ, मैं कह रही हूँ, प्रचार कर रहे हैं एजुकेशन का। क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रही हो, यूट्यूब से जो मिलता है वो पीनट्स है। आप उससे लाखों करोड़ों नहीं कमा सकते, बट डेफिनेटली यूट्यूब से आप लाखों करोड़ों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। यही चीज तो सुनना चाह रहा था मैं, क्योंकि वो चीज मैंने भी महसूस किया है कि जब कंचन मैम पढ़ाती थी, उन्हें आज भी नहीं पता है कि उनकी इनकम क्या थी। वो मैं देखता हूँ लेकिन उनको एक ही चीज पता है, यार 4 कमेंट आया ना, वो कमेंट्स पढ़ते हैं, ये 4 कमेंट्स मेरे को दिल जीत लिया, ये 4 कमेंट्स मेरे को बता रहा है कि मेरे को क्या पढ़ाना है। हाँ। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल सर, मतलब कमेंट्स अपना दिन बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। तो बच्चे जब बहुत अप्रिशिएट करते हैं तो ऐसा लगता है कि, क्योंकि देखिए अगर आप लाइव पढ़ा रहे हो तो 60 मिनट्स आपको कंटिन्यूसली बोलना है। आप रुक जाते हो तो बच्चों को लगता है लैग है क्या, मैम रुक क्यों गई, क्या हुआ मैम। और क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वी डोंट नीड टू सॉल्व एनीथिंग, तो देयर इज नो ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं है। तो वो करने के बाद जब कमेंट आता है कि थैंक यू मैम, ऐसे मार्क्स आए वैसे मार्क्स आए, अच्छे से समझ में आया, तो दिन बन जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी है यूट्यूब पे, बट मुझे ऐसा लगता है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको ग्राउंडेड भी रखता है और आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है। मतलब आप मेरी 2021 की वीडियो देखेंगे, देन 2025 की वीडियो देखेंगे, तो यू विल नो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट। सो किस चैनल पे आपके वीडियोस हम देखें? सर मेरा एक छोटा सा चैनल है शिप्रा मिश्रा करके, मेरे ही नाम से, और वहाँ पे एकेडमिक वीडियोस में डालती हूँ, वो आप देख सकते हैं। और वहाँ पे सीबीएसई और सीयूईटी के इंग्लिश के वीडियोस हैं। अभी मैं जनरल टेस्ट में भी बच्चों को हेल्प कर रही हूँ बाकी टीचर्स की मदद से। और जो मेरा इंस्टाग्राम है वो भी शिप्रा मिश्रा के नाम से, और वहाँ पे मैं फाइनेंस के वीडियोस डालती हूँ।
मैंने सुना है कि 1-2 महीने का आप क्रैश कोर्स शायद चलाते हो सीयूटी के लिए। जी सर। सर मेरा जो इंडस्ट्री से बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है अब, क्योंकि देखिए सारी चीजें बच्चों से किसी से छुपी भी नहीं है, तो अगर मैं अपने टेस्ट की अपने इंडस्ट्री की बात करूँ तो बहुत सीजनल है। इंग्लिश एकदम स्टार्टिंग से कोई नहीं पढ़ता, तो वो सितंबर अक्टूबर में पढ़ना शुरू करते हैं, तो इट इज ऑल्सो लाइक अ क्रैश कोर्स। एंड सीयूईटी में भी ऐसा ही है कि बच्चे ना अभी जनवरी में आके थोड़े सीरियस होते हैं, तो जनवरी से वो चलता है, तो वो भी एक क्रैश कोर्स ही है, तो दोनों अच्छा। ही उसी टाइम पे चल रहे होते हैं। सो सीयूटी कब आया इंडिया में? सर सीयूईटी पहले सीईटी चल रहा था, तो वो एक एंट्रेंस एग्जाम था जैसे कि बाकी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं। बट इसके बाद में हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई, कि एक बेस होना चाहिए। देखिए मैं आपको समझाती हूँ कैसे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आती हूँ और मान लीजिए आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से आते हैं, हम दोनों के मतलब बोर्ड से आते हैं, तो हम दोनों के मार्क्स में फर्क है, क्योंकि हम दोनों के पेपर अलग आए थे, हम दोनों के चेकिंग अलग है, हम लोगों का सिलेबस अलग है। बट हम दोनों को किसी XYZ यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, फॉर एग्जांपल BHU। तो BHU ये आलंकन कैसे करे कि आप अच्छे हैं या मैं, क्योंकि अगर आपका बोर्ड टफ है तो ये तो आपके साथ नाइंसाफी हुई। तो नई एजुकेशन पॉलिसी ने ऐसा बोला कि क्यों ना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक ही तरीके से बच्चों को ऑफर किया जाए, मतलब बच्चों को एक ही टेस्ट के बेसिस पे जज करके ऑफर किया जाए, ताकि ये फर्क ही नहीं रहे कि आप कौन से स्टेट बोर्ड से आते हो या CBSE बोर्ड से आते हो। एंड दैट इज व्हेन CUET के अभी इस साल CUET 2025 फोर्थ एग्जाम था, बेसिकली फोर्थ अटेम्प्ट था CUET का, जिसे NTA कंडक्ट कराता है। क्या ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो 12th के बाद आ रहे कहीं पे भी यूनिवर्सिटी में अगर उनको एग्जामिनेशन चाहिए तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है? जी सर, मतलब अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको CUET देना ही पड़ेगा। मतलब पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बच्चों को समझ नहीं आ रहा था अबाउट द सीरियसनेस ऑफ दिस एग्जाम, बट इस साल मैंने बहुत सारे ड्रॉपर्स पढ़ाए हैं, तो ये एक्चुअली बहुत सीरियस एग्जाम है। आपको ऐसा लगेगा कि यार JEE नीट में तो ड्रॉप लेते हुए देखा है, CUET में कौन ड्रॉप लेता है। बट अगर आपका डिजायर्ड स्कोर नहीं आया है तो आपको आपका डिजायर्ड यूनिवर्सिटी या कोर्स नहीं मिलता। एंड स्पेशली कुछ ऐसे बच्चे जो आगे कोई कंपेटिटिव या गवर्नमेंट एग्जाम के सेगमेंट में नहीं जाना चाहते, उनके लिए ग्रेजुएशन ही सब कुछ है, तो वो ड्रॉप लेते हैं। ये इतना सीरियस एग्जाम है कि उन्हें ड्रॉप ही लेना पड़ता है 1 साल का, और तभी वो वापस रीअपियर हो सकते हैं। अच्छा, सो मुझे एक चीज बताइए मैम कि CUET की तैयारी करने का बेस्ट टाइम कब होता है? 12th के बाद या 12th के पहले या और पहले? सर देखिए, CUET के सिलेबस को अगर हम पहले स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कब हमें तैयारी करनी है। CUET में 12th का पूरा सिलेबस आता है, तो 12th का जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपके प्राइमरी सब्जेक्ट्स जिन्हें हम कहते हैं कोर सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स आप 12th के साथ साथ पढ़ते रहिए। जब आप 12th शुरू कर रहे हैं उसी के साथ साथ पढ़ते रहिए, तो उसी में आपका सिलेबस हो जाता है। फिर हमारे 2 ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे इंग्लिश और GT, जिनका सिलेबस 12th में नहीं पढ़ाया जाता। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश को आपको 12th के साथ ही शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि 4th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की इंग्लिश पूछी जाएगी। तो अब देखिए, 4th क्लास में बच्चे का क्या ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसको आप बैठकर ये भी बताओगे नाउन ये होता है, तो वो उस वक्त बस इतना ही सुन सुन के छोड़ देगा। बट जब आप अभी पढ़ने लगते हो कि नाउन क्या होता है, तो इट सीम्स कि हाँ यार, इसमें तो ये टाइप्स भी थे, ये रूल्स भी थे। तो 4th से लेके 12th तक की इंग्लिश आपको पढ़नी होती है। एंड इफ यू डू नॉट कम फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, तो आपके लिए वो थोड़ा टीडियस हो सकता है। तो एक चीज वो है। दूसरी चीज है GT, जिसके अंदर आपका स्टैटिक GK आता है, जो हम देखते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, या कितने सीजन्स होते हैं। तो एक स्टैटिक GK है जो सबके लिए सेम है और वो चेंज नहीं होता। तो एक वो पार्ट है। एंड देन देयर इज करंट अफेयर्स, जो कि आपके 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए। तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट स्टडिंग GT फ्रॉम सितंबर। आप सितंबर से पढ़ना शुरू कर सकते हो। जैसे अभी अप्रैल में जो नया बैच आया है 12th का, ये वाले बैच को सितंबर से पढ़ना शुरू करना चाहिए। मैम, आई थिंक आप भी उन अच्छे टीचर्स में से हो जो पैसों के पीछे नहीं भागते, बल्कि क्वालिटी के पीछे भागते, और शायद तभी इसीलिए आपने इतनी डिग्रीज लेने के बाद, आपने B.Ed भी किया है, आपने ऑल इंडिया रैंक CS भी किया, उसके बावजूद भी आप कॉर्पोरेट में नहीं गई, लेकिन आप टीचिंग में आई। सो फिर भी आपने कुछ कोर्सेज बना रखे हैं। सो किनको आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहिए और किनको आपके वीडियोस से फ्री लर्निंग करनी चाहिए? देखिए सर, YouTube जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक सर्च इंजन है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चा जो भी सर्च करे उससे रिलेटेड एक वीडियो मिले। अच्छी बात यह है कि YouTube एज अ प्लेटफॉर्म अब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नीश को सपोर्ट कर रहा है, जस्ट लाइक एजुकेशन।
बट वो एक ऐप है और उसका भी एक लिमिटेशन है। आप पीडीएफ डालना चाहते हैं, पीडीएफ नहीं डाल पा रहे हैं। आप टेस्ट लगाना चाहते हैं जिसमें बच्चों के रैंक्स दिखे, वो नहीं आप कर पा रहे हैं। बच्चे जेन्युइन बच्चे अगर डाउट पूछना चाहते हैं, बिकॉज देयर आर बॉट्स एंड देयर आर फेक आईडीज एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, तो वो अगर करना चाह रहे हैं तो वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इन सारी चीजों का रिक्वायरमेंट नहीं रखता है, उसे सिर्फ पढ़ना है और वो एड्स या किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो उसे YouTube की प्लेलिस्ट इनफ है। वो YouTube पे आए, प्लेलिस्ट देखे, मेरी प्लेलिस्ट देखे, बाकी इंग्लिश के टीचर्स की प्लेलिस्ट देखे, या किसी टॉपिक को सर्च करके जो भी बेहतरीन वीडियो दिखता है वो देखकर वहां से अपना सिलेबस कंप्लीट करे। बट अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जिसे इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो एड्स से डिस्ट्रैक्ट होता है, वो बाकी बच्चों के कमेंट्स से डिस्ट्रैक्ट होता है, या फिर उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां उसे एक ही सारी चीज मिले, तो आई थिंक मेरा ही नहीं, किसी भी कोर्स में वो जरूर इन्वेस्ट करे। मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ और मैंने ये फील किया कि हम गेम्स वगैरह जो है ना अपनी सोसाइटी में ना खेल के, वहाँ पे ना खेल के कहीं और जाके पैसे दे के हम कर रहे हैं वो काम, जैसे जिम वाला। एग्जैक्टली जैसे हमारे अगर क्लब में या सोसाइटी में जिम होता है तो वहां पे धूल जमी हुई होती है, बिकॉज वो हम यूज नहीं करते, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। वैसे ही पूल का आइडिया है, बट जैसे ही हम लोग बाहर जाते हैं, हम कहीं पे पैसा देते हैं, तो पता नहीं क्यों उसके टूवर्ड्स हमारी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। हमें लगता है ये तो करना ही है क्योंकि पैसा लगा हुआ है यार। तो आई थिंक अगर आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है, एंड इफ यू थिंक कि मुझे एक ट्रैकर चाहिए, मेरे को डिसिप्लिन चाहिए, मैं कंसिस्टेंटली एक डायरेक्शन में पढ़ना चाहता हूँ, तो CUET या मेरे ही कोर्स में नहीं, किसी भी डायरेक्शन में आप किसी भी कोर्स में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। मैं समझ पा रहा हूँ कि ये वैसे ही है कि जैसे आज से सालों हजारों साल पहले क्या होता था, गुरुकुल होता था, और ऐसा नहीं है कि नॉलेज बाहर नहीं मिलता था, बाहर भी मिलता था। सबसे पहले नॉलेज मिलता है अपने पेरेंट्स से, सबसे अच्छा नॉलेज एग्जैक्टली घर से मिलता है। लेकिन फिर भी राजा के बच्चे, जैसे अपने यहाँ श्री राम जी, लक्ष्मण भगवान, सब गए गुरुकुल, गए वहां से ज्ञान लिया। ऐसा नहीं है कि उनके पास ज्ञान की कमी थी, ऐसा नहीं है कि उनके पास, वहां लोग उनके घर नहीं आ सकते थे, लेकिन वो गए गुरुकुल में। एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर, एक ऑरा होता है क्रिएट। मेरे ख्याल से कोर्स इसलिए भी ज्वाइन करना चाहिए लोगों को। जी सर, अभी मुझे ऐसा लगता है कि एडटेक सेगमेंट जो है वो इतना स्मार्ट हो गया है कि जो एडुकेटर्स है स्पेस के, दे आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू एवरी डे। कुछ नई चीज क्रिएट हो रही है। ये एडुकेटर्स ऐसी स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी बैचेस जो लिमिटेड सीट्स वाले हैं, देयर आर सो मेनी बैचेस जो एजेंडा के साथ चल रहे हैं कि यहाँ पे केवल लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ऑलरेडी टेस्ट हो रहा है। I mean, you can become a part of that batch only if you clear that test. तो ये सारी चीजें आपको मेरे ख्याल से कोर्स के अंदर ही मिल सकती हैं, वो आपको YouTube पे नहीं मिल सकती। बट YouTube पे जो आपको मिल सकता है वो है फ्री एजुकेशन। सो इफ यू थिंक कि आप एक ऐसे सेगमेंट से आते हो जहां आप इन कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, बट आप पढ़ना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है हमारा देश, हमारे देश के क्रिएटर्स, हमारे देश के एजुकेटर्स बच्चों को वो लिमिटेशन से कहीं ना कहीं बाहर निकालना है। एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल, एंड इट इज फ्री फॉर ऑल। बशर्ते अगर आपको कुछ फीचर्स चाहिए तो उसके पीछे तो देखिए सबका घर चलता है। वीडियो एडिटर से लेकर, शूट करने वाले से लेकर, जो ऐप क्रिएट करते हैं, जो पीछे रन करते हैं, उन सबका घर चलता है उस पैसे से। तो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, एंड अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो आई थिंक इट्स बेस्ट और इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट। मैम, कभी आपने पढ़ाते समय यूट्यूब पे कभी आपने ये बोला कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर? सर बोला है, काफी वीडियोस में बोला है, बट इसी इंटेंशन के साथ बोला है कि देखो, शेयरिंग इज केयरिंग। तो अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो एक वीडियो को, तो मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर आया है, तो आप तभी उसे शेयर करते हो, और इस उम्मीद के साथ कि वो इम्पैक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं और वो इम्पैक्ट और लोगों में पहुंचेगा और बच्चों में पहुंचेगा। बिकॉज फ्री है यार, तो एक बटन में क्या जाता है, आप सब्सक्राइब करते हो तो आपका पैसा तो जा नहीं रहा, बट इट्स ओनली हेल्पिंग क्रिएटर्स ऑल्सो। वो मोटिवेटेड फील करते हैं, एंड इट हेल्प्स व्हेन यू शेयर, इट हेल्प्स अदर पीपल फाइंड अ गुड चैनल। क्योंकि अच्छे चैनल जो है ना वो हीरे की तरह होते हैं, कोयलों के बीच में से ढूंढ के आपको वो मिलते हैं, एंड अगर वो मिल जाए आपको तो आई थिंक यू शुड कीप शेयरिंग। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब हमने स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, सो कंचन मैम कभी खुद नहीं बोलती थी कि लाइक करे या सब्सक्राइब कर ले। सो हमने फील किया कि यार हम नहीं करते तो नहीं करते, और द मोमेंट वी स्टार्टेड डूइंग दिस, तो ये हुआ कि वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे अपने सारे फ्रेंड्स को कर रहे हैं, और बाय दैट वे एक्चुअली हमें भी मोटिवेशन मिलता है मैम कि यार नंबर्स मिल रहे हैं। जैसे स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार मेरे मार्क्स इतने आ गए, सो दैट इज नॉट लाइक कंपटीशन, एक सेटिस्फैक्शन होता है कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ
वो लोगों को काम आ रहा है। तो एग्जैक्टली ये नंबर्स इसलिए भी जरूरी है। हाँ, मतलब वो इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम्म, बिल्कुल सर, देखिए आज हम जहाँ पर हैं वो इन्हीं नंबर्स की वजह से हैं। एंड मांगने से ही चीजें मिलती है। अगर आप मांगेंगे नहीं तो फिर कैसे मिलेगा? बच्चों का सपोर्ट या हमारे व्यूअर्स का सपोर्ट तभी मिलता है जब उन्हें लगता है कि हाँ, एक चैनल है जो उनके सपोर्ट से एक लेवल तक पहुंच सकता है, और हमारा एक छोटा सा शेयर करना या सब्सक्राइब करना उस चैनल को मोटिवेटेड रख के वैल्यू एडिशन कर सकता है। तो आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक दैट। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई स्टूडेंट ऐसे बोले कि मैम आप एक बार मुझसे बात कर लीजिए, मैं सीयूटी निकाल लूंगा? मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैम मुझसे केवल 1 मिनट बात कर लेंगी, मेरे को सारा नॉलेज ट्रांसफर हो जाएगा। सर बीच में ये इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड आया था। पता नहीं किसी एक बच्चे ने या किसी बच्ची ने एक ट्रेंड शुरू किया था कि शाहिद कपूर अगर कमेंट करेंगे इस रील पे तो हाँ। मैं पढ़ूंगा। उस पे ऐसा जरूर हुआ था। मतलब वैसे जनरली भी बच्चे करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा रही हूँ, तब बच्चों के आंसर आ रहे होते हैं। मैं अलग से करने के लिए तो मैम बड़ा टफ है, तो मैं यही बोलती हूँ कि तुम फोटो लेके जाना और फिर वहां पे बैठकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना। तो आई थिंक वो सपोर्ट के लिए ऐसा करते हैं, बट मजे मजे में बहुत इंस्टाग्राम पे टैग्स आते हैं कि एक बार बस मैम अगर कमेंट कर देगी, मैम बात कर लेगी, तो इस बार मैं एग्जाम फोड़ दूंगा। क्या बात है। अच्छा, आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? सर मेरा मोटिवेशन है, देखिए मैं अलग तरीके से एजुकेशन के अंदर रेवोल्यूशन चाहती हूँ, और सिर्फ एजुकेशन के अंदर ही नहीं, मतलब एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश की ही नहीं, फाइनेंस की भी हो। तो ये रेवोल्यूशन ऐसा होगा जहाँ पे हम रट्टे नहीं लगा रहे, जहाँ पे आपको मार्क्स से जज नहीं किया जा रहा है, जहाँ पे आपको नॉलेज से जज किया जा रहा है, एंड हेंस द नॉलेज कनेक्शन। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि मैं वो उतना बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ पाऊँ। क्या बात है। सो मैम, अभी हम बात करते हैं ट्रेडिशनल जो डिग्रीज के पीछे भाग रहे हैं या वर्सेस स्किल बेस्ड लर्निंग है। सो आपकी प्रायोरिटी क्या होती है? आप अपने स्टूडेंट्स को क्या समझाते हो? देखिए सर, आज के 11 साल पहले की अगर बात बताऊं, जब मैंने खुद पढ़ना शुरू किया था और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, तो हम भी यही सजेस्ट करते थे कि जो आज मेन स्ट्रीम ऑप्शंस हैं, अगर आप कॉमर्स में हैं तो आप सीए में चले जाइए। तो ऐसे ही ऑप्शंस हम भी सजेस्ट करते थे। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें, नॉट जस्ट सीए, बट बहुत सारी ऐसी डिग्रीज है जिन्हें एआई बड़े इजीली रिप्लेस कर सकता है। बहुत सारे ऐसे जॉब्स है जिन्हें एआई ने ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया है। और अगर हम एक ऐसे इकोनॉमी का संचार नहीं करना चाहते हैं जहां हमारा यूथ जॉबलेस रहेगा, तो हम लोगों को डिग्रीज के साथ साथ बच्चों को स्किल्स सिखानी चाहिए। बच्चे जितना अपस्किल करेंगे, आज के हिसाब से सीखेंगे, उतना बढ़िया है। एंड आई थिंक इसमें ना पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज पेरेंट्स ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ आते हैं, तो वो सोचते हैं नहीं मेरा बच्चा यही बने। उन्हें ये नहीं पता है कि ये तो बच्चा अब बन ही नहीं सकता, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे रिप्लेस कर चुका है। तो कोई एक एम्प्लॉयर एक सैलरी क्यों देगा इस इंसान को? तो मेरे ख्याल से अपस्किलिंग पे अभी बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। आप जितना नॉलेज रखते हैं, आप जितना अपस्किल करते हैं अपने आप को, वो अब मेरे ख्याल से आने वाली दुनिया में ज्यादा काम आएगा। एक प्रॉब्लम मैंने खुद अपने घर में देखा है ये चीज, कि पेरेंट्स को नहीं पता होता है, क्योंकि उन्होंने जो डिग्रीज लेके आए हैं या उन्होंने जब पढ़ा था तो वो पढ़ाई का लेवल बिल्कुल डिफरेंट था। आज बिल्कुल चेंज हो गया है। उन्हें बिल्कुल नहीं पता है कि कैसे बच्चे को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे में बच्चों को सही गाइडेंस कैसे दें? सर मुझे ऐसा लगता है अगर पेरेंट्स वो चीज नहीं कर पाते हैं तो दे शुड टेक हेल्प। मतलब जैसे चैट जीपीटी का? नहीं नहीं सर, देखिए जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे काउंसलर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। इनफैक्ट आपके और हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स भी हैं जो लाइव जाके भी बच्चों को किसी भी फील्ड के अंदर बताते रहते हैं। बट बच्चों को खुद को भी रिसर्च करना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम पेरेंट्स को अपनी 20 साल पुरानी सोच उन पे नहीं थोपनी चाहिए। मतलब पेरेंट्स शुड बी ओपन कि बच्चे को अभी जो करना है, जो अभी नीड ऑफ द आवर है, वो समझे एंड उसे वो करने दे। क्योंकि जब वो होता है तभी ब्रिलियंट माइंड्स क्रिएट होते हैं। अगर हम वही करते जाएंगे जो 20 साल पहले से चल रहा है, तो इकोनॉमी और हम सब वहीं ठहर जाएंगे जहां हम 20 साल पहले थे। तो आई थिंक अगर हमें क्रिएशन, नया चेंज चाहिए, हमें वैल्यू क्रिएशन चाहिए, तो वो चेंज लाने के लिए पेरेंट्स को एम्पावर करना पड़ेगा अपने बच्चों को, जिसके लिए वो काउंसलर्स की हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे इतने सारे काउंसलिंग सेशंस अवेलेबल हैं, नए नए करियर ऑप्शंस के बारे में बता रहे हैं। आई थिंक वो देखना चाहिए। एंड देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज एंड सो मेनी स्कूल्स जो कि इन प्रोग्राम्स को चलाते हैं। आई थिंक पेरेंट्स शुड ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दो स्कूल्स एंड कॉलेज प्रोग्राम्स। ये फ्री अवेलेबल है यूट्यूब? आई थिंक बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो भी अपने वेबसाइट पे या यूट्यूब पे डाल रहे हैं, नहीं तो इन पर्सन भी वो चला रहे हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है इफ यू आर गोइंग टू सर्च कि कौन सी चीज अभी चल रही है, तो यूट्यूब पे हर एक टॉपिक पे कोई ना कोई वीडियो है। लाइक फॉर एग्जांपल आप जानना चाहते हो कि बीबीए किसे करना चाहिए, जस्ट सर्च बीबीए,
तो आपको कोई करंट वीडियोस पे मिल जाएगा, कहाँ कहाँ से कर सकते हो, करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। आई थिंक वो आलंकन करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैं ताज़ा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। मेरे भैया के 2 बच्चे हैं और उन्होंने एरिया टॉप किया है आईसीएसई में 10th में। अब मेरे भैया कह रहे हैं बेटा तुम्हारे सबसे अच्छा मार्क्स जो आए हैं, सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं मेडिकल में, बायो वगैरह में, तो आप मेडिकल लाइन में क्यों नहीं जा रहे हो? अरे उसका मन है यार कि मुझे जेई एडवांस पढ़ना है और उसको जबरदस्ती बोला जा रहा है कि नहीं नहीं आप ये करो, नीट करो। हाँ। सो ऐसे बहुत से घर में होता होगा, उसको कैसे डील करें? सर जैसे मैं एक माइंडसेट आपको बताती हूँ, जैसे 10th का रिजल्ट आया है तो लोग ऐसा सोचते हैं कि जिसका भी 10th का रिजल्ट अच्छा आया है उसे तो ऑटोमेटिकली साइंस में चले जाना चाहिए और बाकी जो बचे कुचे हैं वो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में जाए। ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इट इज ऑल आउट ऑफ इंटरेस्ट, बट माइंडसेट ये है कि केवल टॉपर्स साइंस लेते हैं और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वो लेते हैं जिनको साइंस नहीं मिली है। तो मेरे को लगता है पहले तो इस माइंडसेट से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। दूसरी चीज हमें ये जानने की जरूरत है कि पेरेंट्स अपने ड्रीम्स अपने बच्चे पे ना थोपे। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं नहीं बन पाई तो ये जरूरी नहीं है कि मैं अपने डॉटर को ये बोलती रहूं कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, क्योंकि वो बच्चा भी अपने ड्रीम के साथ है, अपने ड्रीम के साथ आया है, दुनिया में जाता है, वो भी चाहता है कि वो अपने ड्रीम फुलफिल करे। तो आई थिंक वहां पे थोड़ा पेरेंट्स को चिल होना पड़ेगा और वो तभी होगा जब पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, जो थैंकफुली आज के जो पेरेंट्स हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट कैन हेल्प अ लॉट। सो आपका नेक्स्ट 5 इयर्स का गोल क्या है? सो नेक्स्ट 5 इयर्स का तो मैंने सोचा नहीं है, मैं तो नेक्स्ट 5 मिनट्स का भी नहीं सोचा है, बट अभी फिलहाल के लिए सर ये गोल है कि जैसे वैल्यू एडिशन में कर रही हूँ मैं वैसा करती रहूं, बट इनोवेशन की तरफ जा रही हूँ और क्रिएटर्स को मिलने की तरफ जा रही हूँ। और मेरे ख्याल से ये जो क्रिएटर्स ने मिलकर एक कम्युनिटी क्रिएट की है, उसके अंदर अपना बेहतर से बेहतर योगदान दे सकूं, उसके टुवर्ड्स जा रही हूँ। अब वो कैसे होगा सर अभी नेक्स्ट 5 इयर्स में पता चलेगा। अच्छा, जब मार्क्स आते हैं बच्चों के, जैसे कि 100 में से 100 मार्क्स आए, कितने बच्चों के आए? सर अभी हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और मेरे पास अभी एट प्रेजेंट अबाउट 9000 एंट्रीज हैं। और मैंने अभी अभी सच में जब हम बात कर रहे हैं मैंने अभी डेटा नहीं देखा है, मैंने कुछ कम्युनिटी पोस्ट लगाए हैं, बट मैं आपको ये कह सकती हूँ मेरा रिकॉर्ड है कि मैं जब से पढ़ा रही हूँ इंग्लिश तब से 100 स्कोरर्स आ रहे हैं। तो व्हेन आई हैव दैट नंबर आई विल डेफिनेटली टेल यू, बट इट्स डेफिनेटली द हाईएस्ट नंबर। क्या बात है। मैं आई स्टिल रिमेम्बर, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और गांव से भी हूँ, तो हमारे टाइम पे सबसे कम नंबर इंग्लिश में ही आते थे लेकिन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा नंबर इंग्लिश में ही आ रहे हैं, 100 आउट ऑफ 100। एग्जैक्टली बहुत लोग बोलते हैं लैंग्वेज में डिफिकल्ट होता है 100 और 100 लाना, बट थैंक्स टू द काइंड ऑफ पेपर जो बनाया जाता है सर, मतलब जब मैंने इंग्लिश दिया था तब भी पेपर बड़ा डिफरेंट बनता था, रट के बस लिखी आओ, एंड उसमें भी बहुत सारी इवैल्यूएशन अलग तरीके से होता था। अभी जो पेपर बन रहा है उसका इवैल्यूएशन अलग से हो रहा है और वो पेपर बहुत ज्यादा बच्चों की कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए बन रहा है। तो आई थिंक इस वजह से वो पॉसिबल है कि वो 100 और 100 ला पा रहे हैं। इंग्लिश की इम्पोर्टेंस कितनी है सीयूटी में? बहुत ज्यादा है सर। इंग्लिश इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है और ज्यादातर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है कि आपके पास में इंग्लिश होनी चाहिए। इट्स बिकॉज इंडिया के अंदर हम एक मल्टीलिंगुअल देश है और इसी वजह से इंडिया में हर गली नुक्कड़ पे एक नई लैंग्वेज मिलती है। तो अगर सारे लोगों को या फिर हमें एक ऐसी वर्कफोर्स क्रिएट करनी है जो सारे लोगों को एक साथ मिलाकर चले, तो हमें एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए और वो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश में मिल सकती है क्योंकि उससे हम हमारी वर्कफोर्स को बाहर के लिए भी तैयार करते हैं। तो इस वजह से यूनिवर्सिटीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंग्लिश को डालती है एंड हेंस इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है सीयूईटी का। सो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज जिसके लिए आपके पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे वो कौन कौन से? सर सीयूईटी में 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज रजिस्टर्ड हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, जेएनयू जाना चाहते हैं, जामिया जाना चाहते हैं, बीएचयू जाना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तो इनके लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो बहुत क्रेज है। आई थिंक मैक्सिमम ड्रॉप्स जो इस साल आए हैं बच्चों के वो इसीलिए आए बिकॉज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाए थे। सीयूईटी का फ्यूचर क्या है?
सर ये एक ग्रोइंग एग्जाम है, मतलब मेरे को लगता है ये तो एनडीए को भी नहीं पता कि इसका क्या फ्यूचर है, गिवन द फैक्ट कि वो लोग बहुत मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। एंड आई कैन ओपनली से दिस बिकॉज जब से सीयूईटी स्टार्ट हुआ है वो एक स्टैंडर्ड की तरह नहीं जा रहा है। मतलब एवरी ईयर देयर इज समथिंग न्यू, या तो सिलेबस में कुछ एडिशन है, या फिर पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, या मोड ऑफ गिविंग एग्जाम चेंज हुआ है, या ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम चेंज हुआ है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रोइंग एग्जाम। फ्यूचर अगर हम देखें तो एक ही एजेंसी है जिससे कंडक्ट करा रही है, जो नीट और जेई को भी कंडक्ट कराती है। हालांकि नीट के अंदर मेडिकल एजेंसी भी जुड़ जाती है। तो मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट जेई है, क्योंकि इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो जेई से ज्यादा होते हैं। बिना प्रेशर लिए इस एग्जाम को कैसे क्रैक करें? आई थिंक ये एग्जाम तो बहुत आसान हो जाएगा अगर आपका करेक्ट अप्रोच है। और करेक्ट अप्रोच ये है कि ट्वेल्थ के स्टार्टिंग से ही आप डोमेन्स को करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सेम सिलेबस है। सिर्फ बात इतनी सी है कि ट्वेल्थ में आपको लिखना पड़ता है और सीयूईटी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। तो जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, साथ साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाते रहिए। दूसरा, आप इंग्लिश को, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अरे इंग्लिश ही तो है, कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, नहीं होगा, क्योंकि इतने रूल्स हैं, इतने रूल्स हैं। आप इमेजिन कीजिए, इतने सारे वीडियोस आपने बनाए हैं अपने चैनल इंग्लिश कनेक्शन पे, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है। एवरीडे शायद कंचन मैम उठती होंगी कि आज मैं ये बनाऊंगी। तो इमेजिन कीजिए वो सब कुछ बच्चा एक महीने में कैसे ग्रास्प करेगा, नहीं कर सकता। तो वो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से, अगर वो ट्वेल्थ की स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेगा तो इंग्लिश विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। Whereas अगर जीटी और जीके की हम बात करते हैं तो वो 6 मंथ्स पहले शुरू कर देना चाहिए। तो इफ दैट हैपेंस तो आप स्ट्रेस फ्री होकर सीयूईटी अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। सीयूटी का एक स्ट्रैटेजी आप बताओ कि क्या होना चाहिए, कब से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस जगह पे करना चाहिए? आई नो कि आपका प्लेटफॉर्म है और वहाँ से लाखों लोगों को फायदा मिल रहा है। सो आई थिंक सीयूईटी स्टार्ट करना चाहिए फॉर डोमेन्स 12th क्लास के स्टार्टिंग में, फॉर इंग्लिश 12th क्लास के स्टार्टिंग में, फॉर जीटी एंड जीके सितंबर से शुरू करना चाहिए। बुक्स आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए यू कैन यूज एनी बुक जो एंट्रेंस कम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम में चलती है। वीडियोस आप देख सकते हैं, आपके पास में अगर पूरा अच्छा सिलेबस है तो आप सर्च कीजिए और जो भी आपको बेस्ट वीडियो लगता है जिस भी टीचर का, वहां से आप पढ़िए। अगर आप किसी एक टीचर को इतना पसंद करते हैं कि उन्हीं से स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज फॉलो देयर प्लेलिस्ट फॉर फ्री। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी फीचर्स चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर कोर्सेज लाइक रैंकर्स प्लस, जो मेरा कोर्स आता है, तो वो आप जरूर कर सकते हैं। बिकॉज रैंकर्स प्लस हैज नाउ बिकम अ प्रॉपर्टी। ऐसे ही सोचे उससे मैंने उसका नाम रख दिया था, बट इट हैज प्रोड्यूस सो मेनी रैंकर्स कि अब मैं रैंकर्स प्लस ही रखती हूँ। मेरे दिमाग में वहम है कि अगर मैंने इसका नाम चेंज किया तो इट विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग रैंक्स। सो आई हैव केप्ट इट रैंकर्स प्लस। किस एप्लीकेशन पे आपके कोर्सेज मिल जाएंगे? सर ये तो फिर प्रमोट कर देगा। कोई बात नहीं मैम, एक काम करते हैं हम, आपका कोई मोबाइल नंबर है जो अगर हम स्टूडेंट्स को दे दें कि अगर उनको आपसे जुड़ना हो, आपसे कोई हेल्प लेना हो? तो सर अगर मान लीजिए कोई कोर्सेज के बारे में जानना चाहता है तो वो टेलीग्राम से जुड़ सकता है। मेरे लर्न विद शिप्रा मेरा टेलीग्राम चैनल है। बहुत सारे लोगों ने फेक चैनल बनाए हुए हैं, तो अबाउट 55,000 सब्सक्राइबर वाला जो चैनल है वही है टेलीग्राम पे। और वहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स भी आते हैं जहाँ मैं बताती रहती हूँ, बच्चों को बहुत सारा फ्री मटेरियल भी देती रहती हूँ एंड पीडीएफ्स भी देती रहती हूँ। तो आई थिंक वहां से वो जरूर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड दे कैन डाउनलोड द मटेरियल फॉर फ्री। आप कोई बुक पे काम कर रहे हो? सर मैं कर रही हूँ अभी नए वाला जो सेशन है उनके लिए आप जस्ट स्टार्टेड। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बुक पे जब तक मैं खुद बैठकर काम नहीं करूंगी, एक एक चीज को नहीं देखूंगी, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं नाइंसाफी कर रही हूँ। तो वो टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा था, पर अब मेरे पास टाइम है तो आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ बुक एंड यू विल बी हियरिंग अबाउट इट वेरी सून। क्या बात है, किस पब्लिशर के साथ आपके बुक आने वाली है? सर इट्स गोइंग टू बी विद इनविंसिबल पब्लिकेशन, बिकॉज अपना घर छोड़ के तो मैं हमारा भी वहीं पे है। क्योंकि अपना घर छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो इट्स गोइंग टू बी विद इनविंसिबल। मैम आई एम ग्लैड कि इंडिया में आप जैसे टीचर्स हैं जो बिल्कुल जुझारू रूप से पैसे को एकदम बिल्कुल बगल में करके आप पीछे पड़े हो क्योर क्वालिटी के। सो आपका मैसेज क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए जो आज के टाइम पे, चाहे वो सीबीएसई में हो, चाहे सीयूटी के लिए है या पोस्ट सीयूटी? सर सबसे पहले तो देखिए आप एज अ क्रिएटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सारे बच्चों की जिंदगी में। तो थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग सच अ नाइस प्लेटफॉर्म। एंड माय मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स वुड बी कि आपको दो ही चीजों को ध्यान रखना है। अपना पिलर बस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को बनाना है। क्योंकि देखिए आप टैलेंटेड हो सकते हैं, बट एक इंसान जो टैलेंटेड है
वो शायद पीछे रह जाता है ऐसे इंसान के सामने जो शायद कम टैलेंटेड है बट कंसिस्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे वही खरगोश और कछुए वाली कहानी है। अगर आप कंसिस्टेंटली चलते रहेंगे तो इवन इफ आप थोड़े कम टैलेंटेड है, आप अपने आप को एवरेज कह रहे हैं, इट डजंट मैटर, आप शायद और लोगों से आगे निकल जाएंगे। तो प्लीज डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ में जस्ट लुक एट योर गोल एंड स्टार्ट हसलिंग। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो आज आपकी वजह से और मेरे चैनल के माध्यम से मैं अपने सारे व्यूअर्स की हेल्प करने में कामयाब हूँ। मुझे लग रहा है कि आपके ये सारे टिप्स उनके बहुत काम आएंगे और मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों की हेल्प हो पाए। हमारा मिशन है कि हम द नॉलेज कनेक्शन के थ्रू लोगों की हेल्प कर पाए, और ये तो एक ऐसा है, कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ये बांटना चाहिए उन्हें। और बिल्कुल। कोई भी अगर आपके मन में डाउट्स हैं तो प्लीज़ शिप्रा मैम के लिए यहाँ पे कमेंट लिखिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मैम कि 100%। आपके टीम से या आप खुद जब भी मौका लगे तो आप इनके रिजॉल्व कर पाए डाउट्स। 100%, 100%। जैसे सर ने बोला, फटाफट से चैनल को लाइक कर दो। थैंक यू। आई एम टेलिंग यू, जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ आई फंबल। चैनल को लाइक कर दो और वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। और आपके जो भी फीडबैक है नीचे कमेंट सेक्शन में दे दो। हम इसी तरीके से और भी वीडियोस आपके लिए, आई एम श्योर सर आपके लिए लाते रहेंगे और मैं अपने चैनल के माध्यम से लाती रहूंगी। एंड होप टू सी यू सून। एंड मैम आपके जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि सारे बच्चे वहां पे जाके सारी चीजें अवेल कर पाए। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। और आपका अगर कोई ईमेल आईडी है वो भी मैं दे दूंगा, अगर आपका कोई मोबाइल नंबर है वो भी दूंगा, पर्सनल वाला छोड़ के। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Thank you थैंक so यू गाइस, much. थैंक यू फॉर वॉचिंग।